दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्योर ड्रामा फिल्म के बारे में जिसका नाम पिछले महीने सभी की जुबान पर चढ़ा रहा। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2018 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म रोमा के बारे में। इसको डायरेक्ट किया है अल्फोंसो क्यूरॉन ने और इसमें लीड रोल्स निभाए हैं यलिट्सा एपेरिसियो, मेरिना दी तवेरा और नैन्सी गार्सिया ने। हम इसकी कहानी के सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प सिनेमा से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी चलती है 1970 में। क्लियो एक मेड है जो मैक्सिको सिटी के कोलोनिया रोमा नेबरहुड में सोफिया के घर में काम करती है। उस घर में सोफिया का हस्बैंड एंटोनियो और उनके 4 बच्चे हैं। इसके अलावा सोफिया की माँ और एक दूसरी मेड एडेला भी है। एंटोनियो एक डॉक्टर है। वो क्यूबेक कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस के लिए चला जाता है। परिवार के साथ क्लियो की जिंदगी के जो सीन्स दिखाए जाते हैं वो है साफ सफाई करना, कुकिंग, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, उन्हें खाना परोसना। वो उन्हें सुलाती भी है और उठाती भी है। इन सभी चीज़ों को देखकर ये तो साफ हो जाता है कि सोफिया और एंटोनियो की शादीशुदा जिंदगी में तनाव चल रहा है। एक छोटी सी वापसी के बाद एंटोनियो फिर से चला जाता है, ये कहकर कि वो कुछ हफ्तों के लिए क्यूबेक जा रहा है। खाली समय में क्लियो और एडेला अपने बॉयफ्रेंड्स फर्मिन और रेमोन के साथ थिएटर जाती हैं। एंट्रेंस पे क्लियो और फर्मिन मूवी देखने के बजाय एक रूम किराए पर लेने का फैसला लेते हैं। फर्मिन वहां अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का दिखावा करता है पर्दों की रॉड का इस्तेमाल करके। फिर एक दिन दोनों मूवी थिएटर में मिलते हैं। वहां क्लियो फर्मिन को बताती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब मूवी खत्म होने वाली होती है, फर्मिन कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है और वो वापस आ जाएगा, पर फिर वो वापस नहीं आता और जब क्लियो बाहर जाती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। क्लियो अपनी परेशानी के बारे में सोफिया को बताती है। वो उसका चेकअप करवाने हॉस्पिटल ले जाती है जहां एंटोनियो काम करता है। वहां डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि करता है। सोफिया क्लियो, एडेला और अपने बच्चों को एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ हेसिएंडा ले जाती है न्यू ईयर्स की पार्टी के लिए। मालिक और वर्कर्स दोनों ही उनके इलाके में हाल ही में जमीन को लेकर चल रही दिक्कत का जिक्र करते हैं। जश्न के दौरान जंगल में आग लग जाती है। हर कोई आग बुझाने में मदद करता है और एक आदमी अग्रभाग में गाना गाने से पहले 1970 के आखिरी पलों की उल्टी गिनती करना शुरू करता है। वापस शहर में आकर क्लियो बच्चों और उनकी नानी के साथ मूवी थिएटर में मरून देखने जाती है। जब वो एंटर कर रहे होते हैं, एंटोनियो को एक यंग औरत के साथ जाते हुए देखते हैं। सोफिया एंटोनियो के जाने के बाद बच्चों से छुपाने की कोशिश करती है, पर उसका दूसरे नंबर का बेटा दरवाजे के पास बैठकर उसकी सारी बातें सुन लेता है। ये अल्फोंसो क्यूरॉन का ही किरदार है। वो उसे अपने भाई बहन को ये बात बताने से मना करती है, जिन्हें लगता है कि उनके पिता अभी भी बिजनेस के सिलसिले में कनाडा में ही हैं। क्लियो एक दिन फर्मिन को ढूंढने निकलती है और एडेला के बॉयफ्रेंड के जरिए उसे फर्मिन एक मैदान में चल रही मार्शल आर्ट्स क्लास ट्रेनिंग के दौरान मिल जाता है। पर जब वो उसे बुलाती है तो वो इस बात से इनकार कर देता है कि ये बच्चा उसका है और उसे और उसके बच्चे को मारने की धमकी देता है अगर वो उसे दोबारा ढूंढने आए तो। क्लियो की डिलीवरी की तारीख नज़दीक है। सोफिया की माँ उसे क्रिब यानी पालना खरीदने के लिए ले जाती है। स्टोर जाते वक्त रास्ते में वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स गलियों में विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जब वो स्टोर की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तब इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस लाठियां चलाना शुरू करती है और ये खून खराबे का रूप ले लेता है। जब एक घायल आदमी और एक औरत स्टोर में छुपने के लिए भागते हुए आते हैं तो कुछ युवक उस आदमी को ढूंढकर उसे गोली मार देते हैं। वहीं एक लड़का क्लियो पर बंदूक तानता है और वो कोई और नहीं बल्कि फर्मिन होता है। वो दूसरे लड़कों के साथ भागने से पहले उसे कुछ पल देखता है। उसके तुरंत बाद क्लियो की डिलीवरी का समय आ चुका है। क्लियो और टेरेसा और उनका ड्राइवर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो गलियों में फैली हिंसा और कार ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं।
जैसे तैसे वो पहुंचते हैं और क्लियो को डिलीवरी रूम में लाया जाता है। एंटोनियो कुछ देर के लिए उसे आश्वस्त करने के लिए आता है और फिर बहाना मारकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर्स को क्लियो की कोख से बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई देती और वो उसे सर्जरी के लिए ले जाते हैं, जहां वो एक लड़की को जन्म देती है जो मरी हुई पैदा हुई है। वो उसे पुनर्जीवित करने की कई कोशिशें करते हैं पर सभी असफल साबित होती हैं। डॉक्टर्स उसकी बच्ची की बॉडी को उसे थोड़ी देर के लिए दे देते हैं उसे ले जाने से पहले। नशे में परिवार की फोर्ड गैलेक्सी को तंग गैरेज एरिया में पार्क करने की कोशिश के बाद सोफिया एक छोटी कार खरीद लेती है, पर वो गैलेक्सी में एक फैमिली हॉलिडे के लिए आखिरी ट्रिप की योजना बनाती है टक्सपैन के बीचेस पर। वो क्लियो को भी साथ ले जाती है ताकि वो अपने सदमे से उभर सके। सोफिया अपने बच्चों को डिनर के वक्त बताती है कि वो और उनके पिता अब अलग हो गए हैं और ये ट्रिप इसलिए बनाई गई थी ताकि वो घर से अपना सामान ले जा सकें। बीच पे सोफिया के 2 बच्चे तेज बहाव के साथ लगभग बह जाने वाले होते हैं, पर क्लियो पानी में जाकर बिना अपनी जान की परवाह किए दोनों को डूबने से बचाती है। हालांकि उसे खुद को भी तैरना नहीं आता है। जब सोफिया और उसके बच्चे क्लियो की निस्वार्थ निष्ठा के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं, उसी वक्त वो टूट जाती है और रोने लगती है। वो गहरे गिल्ट में डूबी हुई है। वो बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची पैदा हो। वो वापस अपने घर आते हैं, वहां से बुक शेल्फ्स गायब हैं और अलग अलग बेडरूम सबको दे दिए जाते हैं। क्लियो धोने के लिए कपड़े तैयार करती है और एडेला को कहती है वो उसे बहुत कुछ बताना चाहती है। उसी वक्त हमें एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाया जाता है और फिल्म एंड हो जाती है। ऐसी दिल को थमा देने वाली फिल्म्स क्लियो के जरिए हमें बहुत सारे इमोशंस फील करवाती है और इसे जहन से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। पर इस फिल्म का असल में मतलब क्या है? इसे इतना ज़्यादा क्रिटिकल अक्लेम क्यों मिला? तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसको देख के जो सवाल सबसे पहले जहन में आता है वो ये है कि क्या ये असल ज़िंदगी पर आधारित फिल्म है? दरअसल ये फिल्म क्लियो के असल ज़िंदगी के प्रतिरूप लिबोरिया रोड्रिगस को डेडिकेट की गई है, जिनको प्यार से लिबो बुलाया जाता है, जो एक 74 साल की मिक्सटेक महिला हैं जो क्यूरोन के परिवार से तब जुड़ी जब वो महज 9 महीने के थे। लिबो और क्यूरोन अभी भी काफ़ी करीब हैं। हालांकि वो कहती हैं कि उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाएंगे। जब वैनिटी फेयर ने क्यूरोन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल तो है, पर इसके 90% सीन्स उनकी यादों से ही उभरे हैं। वो इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि इस फिल्म के किरदार असल जिंदगी से ही लिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। क्लियो का किरदार उनके घर पर काम करने वाली लिबो है और दूसरी महिला का किरदार उनकी माँ का है। बाकी बच्चे उनके भाई बहन हैं, पर इसे क्लियो के नज़रिए से ही दिखाया गया है। इसके लिए उन्हें अपनी यादों के सफ़र से गुजरना पड़ा और उस समय लोगों के साथ हुई बातचीत से भी, और जिन्होंने उन घटनाओं का उनके साथ अनुभव किया है उनसे भी। कभी कभी सीधे तो कभी कभी आड़े तिरछे ढंग से, पर ये वो घटनाएं और यादें हैं जिन्होंने क्यूरोन को वैसा बनाया जैसा कि वो हैं, और उनके अनुसार ये वो घटनाएं भी हैं जिन्होंने उनके देश को आकार दिया। वो वक्त मैक्सिको के लंबे परिवर्तन काल की शुरुआत थी। अब बात करते हैं 1970-71 के मैक्सिको पॉलिटिक्स के बारे में, जिस वक्त में रोमा हमें दिखाई गई है और इसका इस फिल्म में क्या महत्व है। 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत राजनीतिक तौर पर मैक्सिको के लिए काफी उलझन भरी रही थी। आबादी के एक बहुत बड़े तबके में अशांति फैली हुई थी, खासकर युवा लोगों के बीच जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले थे। वो सरकार से बिल्कुल खुश नहीं थे। इस अवधि को मैक्सिको की डर्टी वॉर कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान लीडर्स जनता को खामोश रखने और कम से कम मतभेद रखने की कोशिश करते थे, पुलिस और मिलिट्री का इस्तेमाल करके। विद्रोह समूह के कार्यकर्ताओं और मुख्य सदस्य को पकड़ लिया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था और फिर उन्हें मार दिया जाता था। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गया था। वो था 1968 में लाटेलोल्को मैसेकर। इसमें रिपोर्ट्स अलग अलग कहानी बताती हैं कि असल में हुआ क्या था, और ऐसा माना जाता है कि उसमें 1000 से भी ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी।
कुछ दस्तावेज ये बताते हैं कि इससे निपटने के लिए सरकार ने स्नाइपर्स का इस्तेमाल भी किया था। आगे और भी नागरिक संघर्ष हुआ। 1970 में प्रेसिडेंसी गस्तावो डियाज ऑर्डेस से लुइस एचेवेरिया के पास चली गई। एचेवेरिया की लोगों को लुभाने वाली नीतियां रोमा में देखी जा सकती थीं। उनका लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल क्लियो की मां को भी इस फिल्म में प्रभावित करता है, और जब परिवार न्यू ईयर्स की छुट्टियां मनाने दूसरे के घर जाता है तो वहां भी वो लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। अब जानते हैं रोमा में दिखाए गए द कॉर्पस क्रिस्टी मैसेकर के बारे में। टेरेसा यानी सोफिया की मां क्लियो को क्रिब खरीदने के लिए ले जाती है। तब विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है और वो समय है वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल का। 1971 का ये प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा बदनाम है। छात्रों ने एक विश्वविद्यालय के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक मार्च का आयोजन किया, जिसका बजट सरकार के एक प्रस्ताव के कारण प्रभावित हुआ था। जब लोग उस दिन वहां पहुंचे तो पुलिस वहां पहले से ही उन्हें रोकने के लिए मौजूद थी, और जिस रास्ते से उन्हें गुजरना था उन्हें पहले ही बंद कर दिया गया था। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि CIA ट्रेंड स्पेशल ऑपरेटिव्स का एक ग्रुप, जिन्हें लॉस हेल्कॉन्स के नाम से भी जाना जाता था, वो भी वहां मौजूद थे और उनके पास प्रदर्शनकारियों के लिए मिलिट्री जैसे हथियार थे। उसमें बहुत से लोग मारे गए और कई घायल भी हुए। अस्पताल घायलों से भर चुके थे क्योंकि लॉस हेल्कन्स उन पीड़ितों को आगे भी परेशान करते रहे। राज्य की पुलिस को किसी भी तरह से दखल ना देने के निर्देश दिए गए थे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए किसी को न्याय नहीं मिला और उस रैली के सबसे उग्रवादी सदस्यों को इसका दोषी ठहराया गया। फोमिन भी इस दंगे के दौरान दिखाया जाता है। बंदूक की नोक पर चलने वाले छोटे ग्रुप की चोरी करने और एक मासूम आदमी को मारने में मदद करता है। उनको सिर्फ एक आदमी को मारते हुए दिखाया जाता है, पर कड़वा सच ये है कि उन्होंने महज एक दो को ही वहां जिंदा छोड़ा होगा। उनके भविष्य के रूप में कोई और चीज तो हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कॉर्पस क्रिस्टी के मद्देनजर बनने वाले कट्टरपंथी गोरिल्ला समूहों में से एक में शामिल हो गए होंगे। इन सब चीजों के बीच रोमा में रह रहा ये परिवार इससे ज्यादा प्रभावित नहीं लगता। एंटोनियो डॉक्टर है और सोफिया एक बायोकेमिस्ट। ये ऊंचे दर्जे के प्रोफेशन थे जिनमें पैसा अच्छा मिलता था, इसलिए उनके पास बड़ा घर, 2 मेड्स और एक ड्राइवर भी था। निचले वर्गों से उनका निष्कासन एक मामूली विषय है, जो क्लियो के अपने गांव के घर के बारे में याद दिलाता है और उसकी मां से मिलने की बात करता है। उसे पूरी तरह से यहाँ काम करने के लिए उस जीवन को छोड़ना पड़ा, और फिर भी वो इस हाई प्रोफाइल जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा ही है क्योंकि उसके पास एक ऐसा स्किल है जिसकी उन्हें जरूरत है। रोमा का अंत आते आते हमें पता चलता है कि सोफिया अपना करियर बदलकर पब्लिशिंग में चली जाती है, जो कि एक और अच्छा पेशा है। उसे बिना किसी बोझ के अपना करियर बदलने की आजादी है। वो उन निचले वर्ग के लोगों की तरह नहीं है जिन्हें अक्सर जो काम मिलता है वो उसी में फंसकर रह जाते हैं। हमें फिल्म की शुरुआत में धुलता हुआ फर्श और अंत में खुला आसमान दिखाया जाता है। रोमा की कहानी उन्हें ऐसा महसूस नहीं करवा सकती, पर वो वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं। अब इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसकी बात किए बिना इस फिल्म की तारीफ अधूरी सी लगती है, और वो है बच्चे के डिलीवरी वाला सीन। ये सिनेमा के इतिहास में फिल्माए गए सबसे दुखद और झकझोर देने वाले सीन्स में से एक है। शहर में फैली हिंसा की वजह से इतनी मुश्किलों से हॉस्पिटल तक पहुंचना, फिर डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सर्जरी के लिए जाना, और ये सब झेलने के बाद उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई। ये पता चलने के बाद उसे गोद में लेना, इतना सब झेलने के बाद कलेजा मुंह को आ जाता है। आप उसका दर्द महसूस कर सकते हैं। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और सिवाय रोने के अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। क्लियो के आंसू और उसका दर्द इस सीन को इतना वास्तविक बना देते हैं कि आपको लगेगा कि आप उसी के साथ वहां खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। इतनी अद्भुत तरीके से क्यूरॉन ने इस दर्द को स्क्रीन पर उतारा है। इससे हमें कहीं कहीं ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज की एंडिंग भी याद आती है। इसमें एक और सीन है जिसमें प्रोफेसर जोवेग ट्रेनिंग के दौरान एक असंभव पोज करके दिखाते हैं। अब उस पोज को कोई भी प्रशिक्षित शिष्य नहीं कर पाता, पर क्लियो कर लेती है। इससे क्यूरॉन जोवेग और उसके जैसे लोगों द्वारा उत्तरार्ध की भावना का दमन दिखाना चाहते थे। अब बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग के बारे में। फिल्म का एंड आते आते एंटोनियो और सोफिया आधिकारिक रूप से तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। उनके अलग होने की बात को
बच्चों के लिए आसान बनाने के लिए सोफिया उनके साथ टक्सपैन की एक ट्रिप प्लान करती है। इस दौरान एंटोनियो घर से अपना सामान ले जाता है। वो क्लियो को भी अपने साथ ले जाती है ताकि वो अपनी बच्ची को खोने के गम से उभर सके। वहाँ सारी दुर्घटनाएं होने के बाद पूरा परिवार क्लियो को गले से लगा लेता है और उसे याद दिलाता है कि वो निसंदेह ही उनके परिवार का एक हिस्सा है। जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू होती है जब वो वापस आते हैं और क्लियो एक नई सुबह में एक नई शुरुआत करती है। ये एंडिंग काफ़ी अप्रत्याशित है। ये आपको सम्मोहित सा कर देती है। पूरी फिल्म के दौरान क्लियो को विपरीत परिस्थितियों के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है और इससे उसकी पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही जिंदगियों पर असर पड़ता है। वो उन बच्चों से इतना अच्छा व्यवहार करती है जैसे वो उसी की संतान हो, और शायद इसीलिए भी ज़्यादा करती है क्योंकि उनकी जिंदगियां अपने माँ बाप के अलग होने से प्रभावित हो रही हैं। और फिर अपनी बच्ची की मौत जो इस दुनिया को देख भी नहीं पाई, उसका सदमा उस पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डालता है। ऐसा कहा जा सकता है कि उस परिवार में घट रही चीज़ों ने उसकी सेहत पर ज़रूर असर डाला होगा। अपने पिता के ना होने की कमी वो बच्चे हमेशा महसूस करेंगे। सोफिया ने भी एक प्यार करने वाला पति और एक अच्छा साथी खो दिया। क्लियो नहीं चाहती थी कि उसकी हालत सोफिया जैसी हो और उसकी बच्ची ऐसे हालात में बड़ी हो, पर उसकी मौत का दुख और उसके बाद की पीड़ा पूरी जिंदगी के लिए उसके साथ रहेगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इस फिल्म में ट्रेजेडी है, कॉमेडी है और थोड़ी सी एब्सर्डिटीज यानी विसंगतियां भी हैं। इसके सेट में एक अजीब सा रहस्य है जो कि असाधारण है। एप्रिसियो ने इस किरदार को ऐसे जिया है कि लगता ही नहीं है कि हम लोग कोई फिल्म देख रहे हैं। ये बेशक 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक है और कुरॉन इसके लिए वाकई तारीफ के काबिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म 2019 बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ज़रूर जीतेगी। तो दोस्तों, ये था रोमा फिल्म का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अब ये मूवी और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।